कि इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, जनरल एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपकी जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के हैं ऑफ योर बीएड सेकेंड ईयर। देखिए, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, इसकी वेटेज आपकी कम है एज कम्पेयर टू योर अदर सब्जेक्ट्स, तो ज़्यादा क्वेश्चंस इसके करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सम क्वेश्चंस लाइक 50 क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज हैं इस वीडियो में। तो अगर आप 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो जनरली हर टॉपिक को कवर किया है। तो हर टॉपिक के लिए आपको एक ओवरव्यू होना ज़रूरी है, सो दैट क्वेश्चंस किसी भी हिसाब से फ्रेम हो आप उसको कर पाएँ। तो हर टॉपिक की आपको नॉलेज बेसिकली होनी चाहिए। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 1, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट जेंडर? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जेंडर के बारे में करेक्ट नहीं है? देखिए, मुझे हिंदी मीडियम के लिए भी बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हिंदी मीडियम में डालें, तो आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी मीडियम में। देखिए, एग्जाम्स बिल्कुल आने वाले हैं, इतना मटेरियल रेडी करना, इतने कंटेंट को रेडी करना, प्लस उसको ट्रांसलेट भी करना दूसरी लैंग्वेज में, वो इस वक्त हो नहीं पाएगा बिकॉज कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था। ना टीचर्स प्रिपेयर्ड है, ना स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड है, ना बुक पब्लिशर्स प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन में क्विकली जितना भी मटेरियल बन पाएगा तो आई विल ट्राई टू अपलोड इट एज सून एज पॉसिबल। सो क्वेश्चन 1 की जेंडर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ठीक नहीं है? फर्स्ट इज जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, नेक्स्ट इज जेंडर इज बायोलॉजिकल, जेंडर इज रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी, या ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे है जेंडर इज बायोलॉजिकल। देखिए, जेंडर जो होता है वो सोसाइटी बना देती है कि आदमी और औरत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स को डिवाइड कर दिया जाता है। बायोलॉजिकल बेसिस पे सिर्फ जो होते हैं वो सेक्सुअल डिफरेंसेस होते हैं और कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। जो डिफरेंसेस जैसे कि आदमी बाहर जाके काम करेंगे, औरतें घर पे रहेंगी, या बाहर भी जा रही हैं, हाउसवाइफ नहीं है, काम कर रही है, तो साथ में उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है। तो ये जेंडर के बेसिस पे ये रूल्स डिवाइडेड होते हैं। तो जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, जेंडर के द्वारा ही मैन और वुमेन के सोसाइटी में रूल्स डिफाइन होते हैं, एंड बायोलॉजिकली जेंडर का कोई रोल नहीं है। जेंडर बेसिस पे हमने एज ह्यूमन ने डिफरेंस किया है मैन एंड वुमेन में। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज पेट्रियार्की सोसाइटी। तो देखिए, पेट्रियार्ची भी बहुत लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज पेट्रियार्की। एंड अब इसमें है पेट्रियार्की, देखिए क्या होती है, पितृसत्ता, जिसमें आपका जो ओल्डेस्ट मेल होता है फैमिली का, या फादर कह सकते हैं, या मुखिया घर का, वही होता है जो सबसे बुजुर्ग पुरुष होता है। सो अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी इन विच द ओल्डेस्ट मेल इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो ये आपका ऑप्शन 1 है आंसर। अब मैट्रियार्की सोसाइटी इसका अपोजिट है, जिसमें जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो मुखिया होती है फैमिली की, बुजुर्ग महिला, जैसे कि दादी हो सकती है, आपकी माता हो सकती है। लेकिन पितृसत्ता सोसाइटी जो नॉर्मली हमें देखने को मिलती है हमारे इर्द गिर्द, तो उसमें पिता या दादाजी आप देखेंगे जनरली वो घर के मुखिया होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टीरियोटाइपिंग? स्टीरियोटाइपिंग क्या है? देखिए, स्टीरियोटाइपिंग का मतलब एक तरह से है रूढ़िवादी, मतलब जो एक हमारे दिमाग में किसी चीज़ के लिए एक बनी बनाई सोच है और वो सदियों से चली आ रही है। सो अ फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग विच इज ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी, की एक सोच बना ली है हमने। अब देखिए, हम बहुत बार देखेंगे आप तो दलित्स के घर पे नहीं खाना खाते हैं, तो वो एक सोच बन जाती है कि नहीं, इनके घर पे खाना नहीं खाना है अगर हम अपर क्लास के हैं, अपर कास्ट के हैं, सॉरी। तो यहाँ पे ये एक बनावटी सोच है, कोई हमें रियलिटी नहीं पता, क्यों, अरे वो भी तो वही खाना खाते हैं। तो वहाँ पे क्या है पॉइंट, हम ये नहीं देख रहे हैं कि फूड कैसा है उनके घर का, हम जस्ट बिकॉज वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के हैं तो वहाँ पे स्टीरियोटाइप सोच क्या आ जाती है कि दलित्स के घर पे खाना नहीं खाना है, विच इज बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो स्टीरियोटाइप आज भी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज नॉट बीइंग फेस्ड बाय इंडियन वुमेन। अब इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है जो इंडियन वुमेन को, भारतीय महिलाओं को फेस नहीं करनी पड़ती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल होता है, लड़के लड़की में भेदभाव। देन डॉरी सिस्टम, आपका दहेज बिल्कुल दिया जाता है, आज भी ये एग्जिस्ट करता है, सभी के लिए नहीं बट मोस्ट ऑफ द वुमेन फेस इट। डोमेस्टिक वायलेंस वो भी फेस करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। देन पासपोर्ट इशू, ऐसा कोई इशू नहीं है, पासपोर्ट के लिए जितना अधिकार एक आदमी को है उतना ही औरत को भी है, तो एज सच इस पे कोई इशू नहीं है। तो आपका ऑप्शन 4 पासपोर्ट इशू यहाँ पे गलत ऑप्शन है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। Gender is based on social norms. Gender role cannot be modified. Gender is not biological. Gender roles are acquired. अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है कि जेंडर को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। देखिए जेंडर के जो रोल्स डिवाइडेड हैं, जो बेशक सदियों से हों, जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, पहले से क्या चलता आ रहा था कि लड़कियां जो हैं वो घर का काम करेंगी, बच्चों की परवरिश करेंगी, फैमिली को सर्व करेंगी, बट आज के वक्त में वो सोच चेंज होती जा रही है और काफ़ी हद तक हो भी चुकी है। तो मॉडिफिकेशन हुआ है उसका कि लड़कियां भी बाहर जाती हैं, वो भी जो भी ऑक्यूपेशन वो चूज़ करना चाहती हैं, टीचर होती हैं, डॉक्टर होती हैं, नर्स होती हैं, एंड बहुत सारे प्रोफेशंस में आपको लड़कियां देखने को मिलेंगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर इज रेफर्ड टू एज सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज एक्लचरेशन, पेट्रियार्ची, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे सोशलाइजेशन जो है उससे हम एक्वायर करते हैं, जनरल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर है आपका सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन के 1-2 क्वेश्चंस और आएंगे अभी, तो उसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। देन बॉय, मैन, अंकल, फायरमैन, ग्रैंडफादर आर फेमिनाइन टाइटल्स, मेस्कुलिन टाइटल्स, बोथ फेमाइन एंड मेस्कुलिन टाइटल्स, नन ऑफ दीज। तो ये सब मेस्कुलिन टाइटल्स हैं आपके। वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉर्मली learned during the socialization process। तो socialization process में हम which of the following things is normally learned, the role we are play in, the roles that we play in life, the cultural norms, the language of the people around us, या all of them। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ देम। देखिए समाजीकरण होता है सोशलाइजेशन, जिससे हम समाज में मिक्सअप होते हैं। एक इंडिविजुअल समाज में मिक्सअप होता है सोसाइटी के साथ, और सोसाइटी के कल्चर को जानता है, आसपास के लोगों को जानता है, एक दूसरे की लाइफ के बारे में जानता है। तो वो समाजीकरण मतलब सोसाइटी के साथ बेसिकली मिक्सअप होना। देन इन मेट्रियार्ची सोसाइटी मतलब कि मातृसत्ता, जैसे पितृसत्ता का ये उल्टा है। अब पेट्रियार्की सोसाइटी में तो देखिए पिता के पास या ग्रैंडफादर के पास, ओल्डेस्ट मेल के पास बेसिकली सारी पावर होती है, वो ही मुखिया होता है। तो मेट्रियार्की में मदर के पास होती है। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू डॉटर, ऐसा बिल्कुल होता है मेट्रियार्की सोसाइटी में कि माता से बेटी को। देखिए पेट्रियार्की सोसाइटी में क्या होता है, पेट्रियार्की सोसाइटी में जो इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है कि पिता से पुत्र के पास जो है वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है। कई बार लड़कियों को भी दिया जाता है, अब चेंज भी हो रहा है, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, बट पितृसत्ता में सिर्फ बेटे को अधिकार होता है बाप की प्रॉपर्टी पर। लेकिन जो मातृसत्ता है, मेट्रियार्की सोसाइटी है, उसमें जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो मदर से डॉटर को होता है। देन ओल्डेस्ट फीमेल इज द हेड ऑफ द फैमिली, घर की मुखिया सबसे बुजुर्ग महिला होती है। वुमेन टेक ऑल द डिसीजंस, जो औरतें होती हैं वो सारे डिसीजंस लेती हैं। तो ऑल ऑफ देम आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है। Next is what is the sociological definition of sex? Whether a person considers themselves to be male or female,
A person's biological and anatomical attributes, two main categories, male and female, also intersex, transgenders. तो यही है आपका, देखिए सेक्सुअल डिफरेंसेस वही होते हैं जो आपके बायोलॉजिकल बेसिस पे होते हैं। जेंडर बेसिस पे ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं, हमने वो डिफरेंसेस बना दिए हैं जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दिए हैं। अदरवाइज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल देयर इज ओनली बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग मेल एंड फीमेल एंड ऑल्सो ट्रांसजेंडर एग्जिस्ट। Next is question number 11. Which of the following is not a theory of gender and education? इनमें से कौन सी एक थ्योरी है जो जेंडर और एजुकेशन की थ्योरी नहीं है? तो देखिए सोशलाइजेशन थ्योरी वो एक थ्योरी है जेंडर एंड एजुकेशन की, आपके सिलेबस में भी है। देन स्ट्रक्चर थ्योरी भी है, डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी भी है, तीनों आपके सिलेबस में है एंड ये एग्जिस्ट भी करती हैं। लेकिन आइडेंटिकल थ्योरी ऐसी कोई भी थ्योरी है ही नहीं जेंडर और एजुकेशन की। नाउ व्हाट इज इक्विटी? द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल, द सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज द सेम राइट एंड एडवांटेजेस। Third is lack of fairness or justice, then lack of proportion of relation between corresponding things. तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन 1, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल। देखिए इक्विटी का आपका छोटा सा ही टॉपिक है। जब ये आपका देखिए थ्योरी एग्जाम जब आपका होता है जो लास्ट ईयर तक हो रहा था, तो उसमें आपका प्रॉपरली ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता था। तो इस पे क्वेश्चन आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा चांसेस नहीं है। एक ओवरव्यू ले ले कि इक्विटी होता क्या है, दैट्स वेरी इनफ। नेक्स्ट इज हु इज द फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म? तो यहाँ पे 4 नाम हैं जो फादर हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के, वो हैं जीन पियाजे। अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स, एक गुड टेक्स्ट बुक में क्या नहीं होगा, क्या अवॉइड करेंगे? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जेंडर बायस नहीं होगा, जेंडर सेंसिटिविटी हो सकती है, जेंडर इक्वालिटी हो सकती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जेंडर बायस नहीं होगा उसमें। How teachers and students dash gender in the classroom, it dash the learning environment. देखिए अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं जो भी फिट होते हैं ब्लैंक्स में, दैट यू हैव टू सी। हाउ द एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन 1 पे इंटरप्रेट और डज नॉट अफेक्ट है। हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इंटरप्रेट जेंडर इन द क्लासरूम, इट डज नॉट इफेक्ट द लर्निंग ऑफ एनवायरमेंट, ये फिट नहीं हो रहा है। Then how teacher and student define gender in the classroom and vitiates the learning environment, it is not also like suit नहीं हो रहा है। Then adapt और इसको करेंगे आप perturbs को, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो आंसर है वो है कंस्ट्रक्ट एंड इम्पैक्ट्स। देखिए एक चीज मैं और बता दूं, ऑप्शंस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग आपको नहीं पता होते हैं। तो देखिए जनरली जो आपके ऐसे एग्जाम्स हो रहे हैं एमसीक्यू टाइप, जिसके लिए सिस्टम भी प्रिपेयर्ड नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ हुआ है, तो ऐसे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे क्योंकि इन पे स्टूडेंट्स रेज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपकी ग्रामर या इंग्लिश चेक नहीं करनी है, उनको आपका चेक करना है कि आपको नॉलेज कितनी है, आपको कितने आपने पढ़ाई की है अपने सब्जेक्ट के बारे में। तो डिफिकल्ट वर्ड्स बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसा कोई वर्ड आपको दिखे तो आप क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। पहली बात होंगे ही नहीं, और वो तो आंसर होगा ही नहीं अगर इतने डिफिकल्ट आपको वर्ड्स दे दिए जाते हैं, तो जो जनरली 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को जिनके मीनिंग नहीं पता होंगे। Next is question number 16. A school give preferences to girl while preparing students for a state level solo song competition. This reflects global trends, gender bias, pragmatic approach, progressive thinking. तो यहाँ पे अगर लड़कियों को ही देखिए मौका मिल रहा है एक पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए, स्कूल सिर्फ गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो दैट मीन्स वहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर बायस है। तो ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. सोसाइटी डिटरमाइन द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल. दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स जेंडर एज अ हेरिडिटी endowment, gender as an institutive
construct, gender as a social construct, gender as an inherent construct. तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. क्वेश्चन समझते हैं. सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल. सोसाइटी ने जो आदमी और औरत के कर्तव्य है, रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो डिवाइड कर दिए हैं. तो इससे क्या पता चलता है, सोशल कंस्ट्रक्ट की समाज ने, सोसाइटी ने सोशली वो चीज कंस्ट्रक्ट कर दी है, बना दी है. ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है, ऐसा कुछ देखिए पहले से चलता आ रहा है, वो चीज मानी, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ये कोई रूल नहीं है. प्लस ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि फिजिकली लड़कियां ना कर सकती हों. देखिए अगर पहले लड़कियों को काम करने के लिए नहीं भेजते थे बाहर घर से, आज वो जाती हैं, दैट मीन्स वो कर सकती हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है. सो जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. ये लाइन आपको देखिए याद रखिए, बहुत जगह आपको देखने के लिए मिलेगी. जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है एंड आपका जो सेक्स है वो बायोलॉजिकली डिफर करता है. दैट्स इट. Okay, next question is which one of the following may be the criteria of gender parity in society? तो 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे. कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स इन स्कूल, whether the girl students are allowed to participate in competitions organized outside the school, comparison of number of boys and girls who survive up to class 12, equal number of distinctions achieved by boys and girls in class 12. तो देखिए विच आपका पॉइंट 3 है, ये बिल्कुल ठीक है. एंड देखिए ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं समाज के, सोसाइटी के, कि इन पे हम बहस भी कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी कर सकते हैं. आपका कुछ और परसेप्शन होगा, मेरा कुछ और है. तो यहाँ पे हमें इन पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है. वी विल जस्ट फोकस कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितना पढ़ना है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरेंटिंग स्टाइल. तो पेरेंटिंग का कौन सा स्टाइल नहीं है. तो यहाँ पे ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इनमें से डायरेक्ट आंसर देखेंगे. स्टैंडर्ड पेरेंटिंग कुछ नहीं होता है. देखिए जितनी टाइप की भी पेरेंटिंग है इनका एक ओवरव्यू आप जरूर ले लें. चैनल पे ऑलरेडी पेरेंटिंग स्टाइल की आपकी वीडियो अपलोडेड है, तो एक ओवरव्यू डेफिनेटली आप ले लें सबके बारे में. जस्ट आपको पता हो कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग क्या होती है और 4 ऑप्शंस दे दिए जाएं, तो आप चारों को पढ़ें और आपको आंसर पता चल जाए. अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग मतलब जिसमें पेरेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो सिर्फ बच्चे का खर्चा पानी देखते हैं, बाकी उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट, बच्चे की केयर करना, ये सब उनका नहीं होता है. एक एक टाइप पे बिल्कुल नहीं जाएंगे. पेरेंटिंग स्टाइल की वीडियो अपलोडेड है, सो यू कैन स्विच टू दैट वीडियो. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज जेंडर आइडेंटिटी. जेंडर आइडेंटिटी क्या है? A person perception of having a particular gender which may or may not correspond with birth sex, the state in which access to right or opportunities is unaffected by gender, both 1 and 2 or none of them. तो देखिए जेंडर आइडेंटिटी का जो मतलब है वो है a person perception of having a particular gender which may or may not correspond with birth सेक्स. सिंपल वर्ड्स में मैं बिल्कुल आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगी. यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी का मतलब है कि जो आइडेंटिटी हमने एक जेंडर के लिए बना दी है, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेल और फीमेल के जेंडर ने डिवाइड कर दिए हैं. सेक्सुअल बेसिस पे आइडेंटिटी जो है वो आपकी सिर्फ बायोलॉजिकली डिफरेंसेस हैं, अदरवाइज देयर इज नो सच आइडेंटिटी. तो जेंडर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आपको हजारों मिल जाएंगी कि लड़कियां हैं ये पहनेंगी, लड़का है ये पहनेगा, लड़कियां हैं ज्वेलरी पहनेंगी, लड़के हैं ये वाली ज्वेलरी 1-2 ही पहन सकते हैं, इतनी नहीं पहन सकते हैं. गर्ल्स आर अलाउड टू डू मेकअप, लड़के नहीं कर सकते हैं. लड़कियों के सैंडल सूट्स ये सब होता है, लड़के सैंडल वगैरह नहीं पहन सकते हैं. ये बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. तो यहाँ पे जेंडर की जो आइडेंटिटी है, मतलब एक जेंडर की पहचान है कि लड़की है तो वो सलवार कमीज पहनेगी या जीन्स टॉप भी पहन सकती है, बट एक लड़का है तो वो सलवार सूट नहीं पहनेगा. तो यहाँ पे जेंडर के लिए एक आइडेंटिटी बनी हुई है. देखिए अगर आप एक छोटे बच्चे को भी बोलेंगे जो ड्रॉ कर सकता है,
तो वहां पे आप उसको बोलोगे बॉय बनाओ गर्ल बनाओ, तो उसके दिमाग में भी वो फिगर बन चुकी है, वो गर्ल को स्कर्ट में बनाएगा या गर्ल्स को एक ड्रेस में बना देगा, सूट में बनाएगा, साड़ी में बनाएगा, और बॉय को वही पैंट शर्ट या ट्राउजर्स इन सब में बनाएगा। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमने जेंडर्स के साथ जोड़ दी है। सो नेक्स्ट इज 21, question number 21. Deconstructive theory was derived by famous philosopher. Deconstructive theory किसने दी है? तो यहाँ पे 4 नाम है and the correct option is Jacques Derrida. तो देखिए इनमें बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है, यहाँ पे आपको इनको लर्न करना होता है, तो रट्टा ही मारना होता है जिसमें नेम, ईयर, डेट्स आपको लर्न करनी होती है, तो वहाँ पे कोई भी फंडा नहीं है समझने का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. स्कूलिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग. स्कूलिंग क्या हेल्प करती है, क्या चीज डेवलप करने में? ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज डेफिनेटली करती है, नेशनल वैल्यूज वो भी करती है, सेक्युलर वैल्यूज वो भी करती है। सो ऑल ऑफ देम इज योर करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, प्लीज एडजस्ट। Following is not a characteristic of gender. Gender includes personal traits, attitudes, behavior and values, ये characteristic है। Gender roles vary across cultures, ये भी है। Gender involves an array of rights, roles, responsibilities and relationships. Then last is physical and psychological differences between male and female. तो ये वाला करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। फिर भी मैं एक्सप्लेन आपको डेफिनेटली करूंगी कि जेंडर बेसिस पे हम लड़के और लड़की के बीच में फिजिकल डिफरेंसेस क्या हैं वो तो कंसिडर नहीं करते हैं कि भाई सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं और कोई नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट हम फिर भी रोल डिवाइड कर देते हैं, और वो बहुत टाइम से चला आ रहा है एंड आज भी चल रहा है एंड आने वाले समय में भी डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही। कम हो सकता है बट खत्म तो बहुत उम्मीद ही नहीं है उसकी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल बिल्कुल होते हैं, समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में हेल्प करता है, फैमिली हेल्प करती है, पीयर ग्रुप भी हेल्प करता है। सो ऑल ऑफ देम इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4। So question number 25, which of the following is not a reason behind gender inequality? जो देखिए लड़का और लड़की के बीच जो भेदभाव किया जाता है उसकी वजह इनमें से क्या नहीं है? इलिटरेसी, अनपढ़ता है जो देश में, इलिटरेसी के कारण अनपढ़ जो लोग रह जाते हैं उसकी वजह से डेफिनेटली है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि सभी जेंडर्स इक्वल हैं। देन लो ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता नहीं है, बिल्कुल सही। सोशलाइजेशन ये नहीं है, देखिए समाजीकरण सभी लोगों के पास है, तो इस ऑप्शन को हम नहीं लेंगे कि जेंडर इनइक्वालिटी का ये रीजन है। देन नैरो आइडियोलॉजी की बिल्कुल जो एक बनावटी सोच बन गई है, एक थिंकिंग बन गई है, तो वो रीजन है। तो जो रीजन नहीं है वो है आपका सोशलाइजेशन बिहाइंड जेंडर इनइक्वालिटी। Next question is which of the following is not a type of socialization? Group socialization, binding socialization, positive and negative socialization. तो binding socialization कुछ नहीं होता है। Why socialization is important? Socialization important क्यों है? For the personality development, for individual development, या being disciplined, या ऑल ऑफ देम। तो किस चीज के लिए सोशलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है? सो योर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखिए सोशलाइजेशन जो है उससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है, डिसिप्लिन रहना इंसान सीखता है कि समाज में उसको कैसे, कौन से, देखिए एक बच्चा है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एक बच्चा है, वो बचपन में रोता है अगर उसको कोई चीज चाहिए होती है, जनरली वो मार्केट जाता है, उसको टॉय चाहिए, तो वो क्राई बिहेवियर शो करता है, जिससे पेरेंट्स को बहुत बार मार्केट में एम्बैरेसमेंट भी फील करनी पड़ती है, फेस करते हैं। तो यहाँ पे सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक बच्चा जब एडल्ट तक आता है, एडोलेसेंस की एज देन एडल्ट तक, तो उसको ये चीज बड़े होते होते बिल्कुल पता चल जाती है कि सोसाइटी में कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, कौन सा नहीं है। तो डिसिप्लिन रहना, समाज के हिसाब से चलना वो सीख जाता है।
Question number 28. A hierarchical system in which culture, political and economic structures are dominated by males, कि जिसमें देखिए पुरुषों की चलती है तो वो होती है पेट्रियार्की सोसाइटी. नेक्स्ट इज वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम अ वुमेन. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, सो इसको मार्क कर लें बिल्कुल आप. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक औरत जो होती है वो औरत पैदा नहीं होती है बल्कि बना दी जाती है. मतलब सेक्सुअल बेसिस पे सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जेंडर बेसिस पे जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड की हैं वो सोसाइटी ने की हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसको लर्न कर लें. एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. अब देखिए पेट्रियार्की सोसाइटी को ये भी बोलते हैं दैट इज पेट्रीलिनियल. तो पेट्रीलिनियल का मीनिंग क्या होता है? पेट्रियार्की को ही आपको सोच के चलना है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों वर्ड्स के बीच. टू फैमिलीज हैविंग द कॉमन ओरिजिन, नो. अ फैमिली काउंटेड फॉर अनदर ब्रांच ऑफ फैमिली, नो. फैमिली ट्रेस द लाइनेज फ्रॉम द फादर साइड, बिल्कुल, कि बाप की साइड से फैमिली बढ़ती जा रही है. जैसे कि इंडिया में भी है, जनरेशन को आगे बेटा बढ़ाता है ना कि डॉटर. शी हैव टू शिफ्ट टू अनदर फैमिली, वो किसी और फैमिली में शिफ्ट होती है और उस फैमिली का जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ाती है. एंड देखिए जो फैमिली की पहचान होती है वो भी पिता से ही होती है, उसकी जनरेशन से, उसी के सरनेम से इवन. So family trace the lineage from the mother, no. So option C, आपका option D, option 3 is your correct here. Okay, next question. Which of the following are gender inequality index measure? तो यहाँ पे है reproductive health measure by maternal mortality ratio and adolescence birth rates, empowerment measures by proportion of parliamentary seats occupied by female and proportion of adult females and males, economic status expressed as labor market anticipation and measures by labor force participation and population rate of फीमेल एंड मेल. तो तीनों ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन सी जो लास्ट ऑप्शन जो है आपका फोर्थ ऑप्शन वो करेक्ट है. यहाँ पे थोड़ी सी नंबरिंग का इशू है तो आप इस वाले को कंसिडर करें एंड योर करेक्ट आंसर इज दिस वन. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 32. वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ हाई मैटरनल मोरालिटी रेट इन इंडिया इज. देखिए जो जो आपका मैटरनल मोरालिटी है, इसका मतलब है कि जो औरतें जब माँ बनने वाली होती हैं तब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पीछे क्या कारण है? देखिए बहुत यंग एज में शादी हो जाती है. यंग एज में शादियां हो जाना मतलब बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, प्लस खाने पीने पे भी इतना फोकस नहीं कर पाते हैं. अगर आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल डिसाइड करनी है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले एक वुमेन की हेल्थ पे ध्यान दें, जिसको प्रेग्नेंट होना है, जिसको बच्चों को जन्म देना है. तो वो चीज़ नहीं होती है हमारे देश में बिल्कुल, ज़्यादातर लोगों के साथ. आई एम नॉट इंक्लूडिंग एवरीवन हियर. तो एनीमिया, कमज़ोरी की वजह से देखा गया है औरतों में, जो जब वो माँ बनने वाली होती हैं तो वहाँ पे मॉरलिटी रेट ज़्यादा देखने को मिला है. नेक्स्ट इज AIWC स्टैंड्स फॉर. तो इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, तो इसको आप लर्न कर लें. नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेरिएबल्स विच द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एग्जामाइंस. तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, देखिए उनके कोड्स दिए हुए हैं. देन मैं डायरेक्टली आपको आंसर दिखा देती हूँ. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सारे ऑप्शंस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. तो मतलब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी भी है, एजुकेशनल अटेनमेंट भी है, हेल्थ एंड सर्वाइवल टू, एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट टू. देखिए क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरिएबल्स विच द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एग्जामाइंस. की ग्लोबल का जो जेंडर गैप है, अगर एक पर्टिकुलर कंट्री में आदमी और औरत के बीच एक गैप है कि एक जेंडर दूसरे से सुपीरियर है या ऊपर है, तो वो किसके बेसिस पे नापा तोला जाता है? वो इन सब बेसिस पे नापा तोला जाता है.
नेक्स्ट इज व्हाट वाज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज ऑफ महात्मा गांधी बिहाइंड यूजिंग चरखा। देखिए जो महात्मा गांधी थे वो चरखा क्यों उन्होंने लाए, उसके पीछे देखिए बेसिक जो उनका मोटो था वो था वुमेन कुड पार्टिसिपेट इवन फ्रॉम देयर होम्स इन द मूवमेंट बाय यूजिंग चरखा। देखिए औरतों को शुरू से ही लड़ाई झगड़े जब होते हैं, चाहे वो राजा महाराजाओं की टाइम करें की बात करें हम, या देखिए अगर आप और भगवान वगैरह की भी हिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे लड़ाइयाँ हुई जब, एंड इवन जब आपकी फ्रीडम की लड़ाई हुई हमारी, तो लड़कियों का रोल हमेशा से बैक पे रहा है, फ्रंट फुट पे नहीं रहा है। द रीज़न इज़, बहुत सारी रीजंस हैं उसके पीछे, एंड मोस्ट ऑफ द रीजंस देखिए वही है, रेप हो जाएगा एंड लड़कियों को ले जाएंगे अपने साथ। देखिए बेसिकली सेक्सुअल बेसिस के ही यहाँ पे कंसर्न्स रहते हैं, तो इसलिए उनको बैक पे रखा जाता है। तो फ्रीडम की लड़ाई में वो उन्होंने फ्रंट फुट से नहीं आई, बिल्कुल आगे से नहीं लड़ी, पर पीछे से जो उनका रोल था वो रिमार्केबल था। बहुत सारी वुमेन आगे आके भी लड़ी, बट मोस्ट ऑफ द वुमेन वो पीछे से ही जो है पुरुषों को सपोर्ट कर रही थी लड़ाई में, उनका बहुत योगदान था फ्रीडम की लड़ाई में। तो यहाँ पे जो वुमेन का जो रोल है वो चरखे से अपना, क्योंकि देखिए वहां पे बहिष्कार कर दिया था सारी पुरानी चीज, सॉरी सारी पुरानी नहीं, जो भी चीजें आपके अंग्रेजों की थी तो उनका बहिष्कार कर दिया था स्वदेशी चीजों का। तो वहां पे चरखे को गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था कि हर वुमेन इसको यूज करेगी, और इस तरह से हर औरत जो आपकी फ्रीडम की लड़ाई है मूवमेंट में उसमें पार्टिसिपेट करेगी। Next is the Child Marriage Act Amendment is dash year raised minimum age of marriage for girls from 15 to 18 years। तो यहाँ पे आपका आंसर है 1976 में। देखिए जितने भी वुमेन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है मेन 5-7 जो भी टॉप पे हैं, जो आपकी बुक में भी इंक्लूडेड हैं, तो उनकी डेट लर्न कर लें, उनके नाम अच्छे से लर्न कर लें, एंड उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी एक बार देख लें, ओवरव्यू ले लें, क्योंकि उसमें से 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, हु सेड आई डोंट विश देम, दैट इज वुमेन, टू हैव पावर ओवर मेन बट ओवर देमसेल्व्स। तो यहाँ पे लर्निंग वाला क्वेश्चन है, मैरी ने ये चीज बोली है, तो यहाँ पे आप इसको लर्न कर सकते हैं। इनमें कोई डिस्कशन नहीं करना है हमें ऐसे क्वेश्चंस में, जस्ट वी हैव टू लर्न देम। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप हैव टिपिकली बीन डोमिनेटेड बाय मेन थ्रू आउट द पास्ट? रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, द मिलिट्री। देखिए जो आपके मेल हैं उन्होंने डोमिनेट किया है वुमेन को, तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपका नहीं है। ऑप्शन आपका जो 4 है, नाइदर आंसर इज करेक्ट, कोई भी आंसर ठीक नहीं है। नेक्स्ट इज डैश, इन डैश फैमिली द हस्बैंड गोज टू लिव इन द हाउस ऑफ हिज वाइफ। तो मैट्रियार्की जो सोसाइटी होती है उनमें जो आपके आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं, वो अपनी बीवी के घर, अपनी देखिए वाइफ के घर रहने के लिए जाते हैं, वो फैमिली में शिफ्ट होते हैं, ना कि औरतें शिफ्ट होती हैं हस्बैंड्स के घर। नेक्स्ट इज इन अ फैमिली द ऑफस्प्रिंग्स इनहेरिट द मदर्स नेम, द फैमिली इज कॉल्ड, उस फैमिली को बोला जाता है मैट्रीपोस्टल। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड सारे उन्हीं से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन इतने आपके टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे। स्टिल आई हैव इंक्लूडेड वन कि आप मैट्रियार्की से जो सिनोनिम्स वर्ड हैं, जो उसके पर्यायवाची वर्ड हैं आसपास के, उन पे भी थोड़ी सी नजर डाल लें, बिकॉज इस बार MCQ होने वाला है थ्योरी बेस पे, तो आप बिल्कुल ध्यान ना दें। सो सेलेक्ट द लॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं कि 4-5 जो भी इम्पोर्टेंट हैं वुमेन के लिए अब तक देखिए राइट्स आई हैं या इनैक्टमेंट्स आई हैं, जो पार्लियामेंट में लॉज आई हैं वुमेन के लिए, उनको एक बार देख लें। इन रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही वो पूछा जाएगा। तो स्पेशल मैरिज एक्ट आया था 1995 में, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था 1961 में, इक्वल रेम्यूनरेशन की आपको इक्वल वेजेस मिलेंगे आदमी और औरत को, तो वो 1976 में आया था। तो ऑल ऑफ अबव आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट इज वुमेन इन इंडिया आर डिस्क्रिमिनेटेड इन, किस चीज पे वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है? तो हर चीज पे किया जाता है, ऑल ऑफ द अबव. A woman or man who believes in equal rights and opportunities for man and woman, select the correct option for the definition. तो जो फेमिनिस्ट होते हैं, ये फेमिनिस्ट की डेफिनेशन है. बेसिकली फेमिनिस्ट की डेफिनेशन को बिल्कुल लर्न कर लो. और फेमिनिस्ट का कॉन्सेप्ट आपको हल्का हल्का देखना ही पड़ेगा. प्लस इससे रिलेटेड जो एक दो हस्तियां हैं जिन्होंने फेमिनिस्ट मूवमेंट में इंडिया के रेफरेंस में भी एंड इवन वर्ल्ड रेफरेंस में भी जिनका बहुत मेजॉरिटी पे रोल रहा है, उनकी नेम्स भी और उनका काम भी आप एक बार रीड कर लें. इक्वल वेजेस एक्ट सिग्निफाइज कि इक्वल वेजेस मिलेंगी लड़के और लड़की को, आदमी और पुरुष को. तो उससे क्या मतलब है? तो वो मैंने आपको बता ही दिया है. लॉ प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल जॉब बोथ मेन एंड वुमेन. व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिवीजन वी यूजुअली रेफर टू, जब हम जेंडर डिवीजन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अनइक्वल रोल्स असाइंड बाय द सोसाइटी टू मैन एंड वुमेन. ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि सेक्सुअल बेसिस पे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, जेंडर बेसिस पे रोल्स और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो सोसाइटी ने डिवाइड करती हैं वो होती हैं. क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? वुमेन हैव द राइट टू पे इक्वल पे, वुमेन हैव द राइट to dignity and decency, women have right against domestic violence. तीनों rights हैं, तो all of them आपका correct option है. What is ethnicity? Ethnicity का क्या meaning है? तो definition है ये इसकी यहाँ पे, the fact of state of belonging to a social group that has a common national and cultural tradition. तो ये आपकी definition है ethnicity की. देन व्हाट इज रेसिज्म? तो रेसिज्म, ये देखिए आपके सारे जो ये लास्ट में मैंने क्वेश्चंस जनरली डाले हैं ये 4 मार्क्स में आते हैं. तो आपको क्या करना है, रेसिज्म की डेफिनेशन देख ली, मतलब समझ लिया, और जैसे जो भी है आपके यहाँ पे रेसिज्म आ गया, एथनिसिटी आ गया, और भी कोई ऐसा टॉपिक है जो 4 मार्क्स के अंडर आ सकता है तो उसकी जस्ट आप डेफिनेशन देख लें एंड उसको हल्का सा समझ लें कि उसका मतलब एग्जैक्टली है क्या, सो दैट कोई भी ऑप्शन आए, किसी भी प्रकार के ऑप्शंस आपको मिले तो आप उनको अटेंड कर पाए. तो रेसिज्म इज द बिलीव दैट सम रेसेस ऑफ पीपल आर बेटर देन द अदर्स या सुपीरियर देन द अदर्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49, सेकेंड लास्ट. What is social reform movement? Social reform movement क्या है? तो a reform movement is a type of social movement that aims to bring society या social or political system closer to the community ideal. Next question, last question it is, Indian social reform movement begin with efforts of whom? तो राजा राम मोहन के जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है उनके नाम से, उनके एफर्ट से जाना जाता है. तो देखिए ये थे आपके 50 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमसीक्यू क्वेश्चन जनरल हैं. ये आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और अगर आपके एमसीक्यू में एग्जाम होने हैं तो आप इसमें से ओवरव्यू ले सकते हैं. डेफिनेटली जो टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं उन सभी पे आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे. ऑलमोस्ट थोड़े से देखिए आपके घुमा के पूछे जा सकते हैं, बट यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जेंडर का मतलब क्या है, अब बायोलॉजिकल डिफरेंसेस से क्या समझते हैं, पेट्रियार्की का सिस्टम मतलब क्या है, मेट्रियार्की का क्या है. तो अगर आपको पता चल गया कि इन टर्म्स का मतलब क्या है तो आप अपने आप क्वेश्चंस अटेंड कर पाएंगे अगर वो घुमा फिरा के या डिटेल में से भी पूछ लिए जाते हैं टॉपिक के. तो यही थे जेंडर स्कूल सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यू बेस पे आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में फॉर योर सितंबर 2020 एग्जामिनेशंस. आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. किसी भी क्वेश्चन को अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, अगर आपके पास है क्वेश्चंस आपके टीचर्स ने भेजे हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज डाल दें सो दैट अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे इतना पॉसिबल नहीं है कि इतना कंटेंट कोई भी ला पाए. तो सबके पास थोड़ा थोड़ा कंटेंट होगा तो डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी, इवन टीचर्स की भी हेल्प हो जाएगी सो दैट वो अपने स्टूडेंट्स को वो मटेरियल दे सकें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें.
and do subscribe to my YouTube channel. Thank you.